नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। साथियों, मेरा नाम है पवन द्विवेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य की कुछ रिवीजन के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न चुंबकत्व एवं द्रव्य, जो कि हमारा अध्याय 5 है, जिसे आप पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, चुंबक किसे कहते हैं? मैग्नेट। जब आपने चैप्टर शुरू किया था तभी आपको बताया गया है और आपको मालूम है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। यदि इसको लटकाया जाए स्वतंत्रता पूर्वक तो ये नॉर्थ और साउथ में स्टे करता है। तो ये होता है मैग्नेट। आपने देखा है, लैब में भी देखा है, इस तरह का ये बार मैग्नेट है और यू आकार का नाल चुंबक भी होता है, चुंबकीय सुई भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वे स्थान जहां पर उसका चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है, मैग्नेटिक पोल कहते हैं। यदि एक मैग्नेट को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव N, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव S। इस तरह से 2 ध्रुव होते हैं मैग्नेट में, N और S। ये ध्रुव थोड़े से अंदर होते हैं। आगे बात होगी प्रभावकारी लंबाई पर, तब हम आपको बताएंगे। चुंबक के 4 गुण, ये आपको लिखना है, आपको समझना है। चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को, जैसा कि इसकी परिभाषा में हमने बताया, अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहा, कोबाल्ट और निकल को। इससे दूसरा गुण क्या है इसका? इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, यदि 2 चुंबक हों और N और N ध्रुव उनके पास लाए जाएं तो उनमें रिपल्सन होता है। आपने 2 मैग्नेट को पास लाके देखा होगा, वो जब पास लाएंगे तो दूर दूर हटेंगी, और यदि आप एक मैग्नेट को उल्टा कर देंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी। इसका मतलब है N और S यदि पास पास हैं तो उनमें आकर्षण होगा, और N और N या S और S हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब ये कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और विजातीय ध्रुवों में अट्रैक्शन होता है। चुंबक के एक अकेले ध्रुव को प्राप्त करना असंभव है। इसका मतलब है आप एक मैग्नेट को कितने भी टुकड़ों में तोड़ दीजिएगा, उसका प्रत्येक हिस्सा एक पूर्ण चुंबक होता है, उसमें 2 ध्रुव होते हैं, N और S। प्रत्येक अणु पूर्ण चुंबक होता है जिसमें N और S 2 ध्रुव होते हैं। तो एक अकेले ध्रुव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चुंबक को पटकने पर, पीटने पर, उसे आग में रखने पर उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो ये चुंबक के कुछ प्रमुख गुण हैं, इन सबको आप नोट करते जाइए। जो मैं बात कह रहा था, चुंबक की इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। यह उसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। देखिए, वास्तव में ये फार्मूला हो गया 2L। हम प्रभावकारी लंबाई गणितीय गणना करते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है, इसलिए लेंथ को हम 2L लिखते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु से हमको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यदि तीव्रता निकालनी होती है तो आसानी हो जाती है। मध्य बिंदु से उसकी दूरी L हो जाती है ध्रुव की, तो उसको हम इजीली पुट कर सकते हैं, D+L, D-L। ये डेरिवेशन आपने किए होंगे। तो ये क्या मतलब है इसका? ज्यामितीय लंबाई, यानी इस मैग्नेट की ये पूरी लंबाई,
ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसकी। और ध्रुव थोड़े से अंदर होते हैं यानी ये जो लंबाई है ये प्रभावकारी लंबाई है। हालांकि डेरिवेशन करते समय हम इस पूरी लंबाई को 2l ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ में आप 5/6 का गुणा करेंगे तब उसकी इफेक्टिव लेंथ आएगी जो कि 2l होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं? देखिए, एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक नीडल को आप रख के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैग्नेटिक फील्ड को या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से हमने विद्युत बल रेखाएं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं, उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींची जाती हैं जो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करती हैं। उस पर यदि एक स्पर्श रेखा हम खींचें तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये उसका डायरेक्शन बताएगी। यहाँ यदि स्पर्श रेखा खींचें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी। यहाँ यदि स्पर्श रेखा खींचें तो ये होगी। इस तरह से स्पर्श रेखा, या यूं कह सकते हैं कि जिस रास्ते पर एक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव गमन करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, वो यदि कर्व बनाया जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। इस तरह से नीडल को हम रखते हैं एक कंपास को, और वो जहां जहां जाता है तो वहां हम क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र रेखाएं ये पूरे फील्ड लाइंस कहलाती हैं और ये इसके तीव्रता को, इंटेंसिटी को शो करती हैं और इसी से उसका डायरेक्शन निकलता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हुई। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। क्यों नहीं काटती? ये प्रश्न वहां भी पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी किसी बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। फील्ड लाइंस मान लीजिए एक ये है और एक फील्ड लाइन ये है, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं इस तरफ और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरफ। तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो दो दिशाएं तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की हो ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। दोनों क्षेत्र रेखाएं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये काल्पनिक वक्र है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए ये संकल्पना की गई है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती। 7th क्वेश्चन क्या है? पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्य। तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब ही बात से समझ में आ रहा है, ध्रुव की शक्ति। किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल के ध्रुव की जितनी शक्ति होती है उसको हम कहते हैं ध्रुव प्रबलता। स्मॉल m से शो करते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में चुंबकीय आघूर्ण को स्मॉल m से प्रदर्शित किया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हम कैपिटल M मानते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है, और स्मॉल m मानते हैं ध्रुव प्रबलता को। ध्रुव प्रबलता का SI यूनिट एम्पियर इंटू मीटर है। किसी चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र क्या होगा? M0L/T0A। ये A धारा के लिए और L ये लेंथ के लिए। तो उसमें लेंथ होती है और करंट होता है, यानी इसका फार्मूला क्या है? I इंटू L, उससे ये निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 8th। चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी हम बात कर रहे थे, वे सभी संरचनाएं जिनमें समान ध्रुव प्रबलता के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उनको हम चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ये संरचनाएं
जैसे मैग्नेट है, दंड चुंबक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे छोटा चुंबक है, वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है, उसमें 2 ध्रुव होते हैं N और S। चुंबकीय सुई, कंपास, मैग्नेटिक नीडल, इसमें भी N और S होते हैं। धारावाही लूप, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, धारावाही लूप भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसमें धारा बह रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो मैग्नेट की तरह कार्य करता है। धारावाही कुंडली, वो भी मैग्नेट है। और लोह चुंबकीय पदार्थ के अणु, प्रत्येक अणु एक छोटा चुंबक होता है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, कैपिटल एम, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम होती है, और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को उसका क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा एस ध्रुव से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की, एस से एन की ओर होती है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, परिमाण अकेला लिख रहे हैं हम, कैपिटल एम इजकल टू स्मॉल एम हमने ध्रुव प्रबलता मानी, और 2L उसकी प्रभावकारी लंबाई। तो कैपिटल एम इजकल टू स्मॉल एम इंटू 2L। एसआई मात्रक इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए एम का यूनिट था एम्पियर इंटू मीटर, एल का एक और मीटर आएगा तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसमें L2 आ जाएगा। विमी सूत्र में इतना फर्क होगा कि वहां LA होता है, यहां L के ऊपर पावर 2 आ जाएगी और A आ जाएगा। ये इसका विमी सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्या है, 10वां प्रश्न है, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरती है। देखिए इसी चैप्टर में आप पार्थिव चुंबकत्व को पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ लिया है, भू चुंबकत्व को आपने पढ़ा है, तो आपने उसमें यह पढ़ा है कि पृथ्वी में भी चुंबकत्व होता है। चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, इसका मतलब ये है कि उत्तर में इसको आकर्षित करने वाला कोई एक चुंबक का ध्रुव है, वो चुंबक का चुंबकीय ध्रुव है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबक का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वो दक्षिण दिशा में होता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में होता है, इसलिए इस पर एक बल आघूर्ण लगता है। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, किसके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H के कारण एक बल आघूर्ण लगता है जो चुंबक को घुमाकर उत्तर दक्षिण दिशा में ले जाता है। हमने जो चुंबक लटकाई है उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ठहर रहा है, इसका मतलब है जो पृथ्वी की उत्तर दिशा है वहां पर पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, और जो दक्षिण दिशा है वहां पर उत्तरी ध्रुव है, इसलिए वहां आकर्षण होता है, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, तो एक तरह का बल आघूर्ण लगता है। और बल आघूर्ण के लिए चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के, पूरे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज्यादातर क्षैतिज घटक ही रिस्पॉन्सिबल है, तो क्षैतिज घटक के कारण उस पर एक टार्क लगता है जो उसको उत्तर दिशा में ले जाता है, N ध्रुव को, इसलिए सदैव वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। 11th क्वेश्चन हमारा है, चुंबकत्व का गाउस नियम क्या है। गाउस नियम आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, phi E = Q/ε0, और यहां उसी तरह का गाउस नियम है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स B और S का मल्टीप्लीकेशन, क्या मतलब हुआ इसका, चुंबकीय फ्लक्स को φ कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φ कहते हैं। ये इंटीग्रेशन का निशान है, समाकलन का निशान है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले का कुल चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र वेक्टर B डॉट वेक्टर ds, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या हमें इस तरह से लिखते हैं, φ(b) = समेशन ऑल B डॉट वेक्टर V डॉट डेल्टा S। ये क्षेत्रफल अवयव है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये क्षेत्रफल सदिश है। संपूर्ण क्षेत्रफल सदिशों को यदि जोड़ा जाए और B चुंबकीय क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ये गाउस नियम कहलाता है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वो फार्मूला वहां इस तरह का होता था।
और यहाँ गाउस नियम क्या है, फाई बी इक्वल्स टू समेशन ऑल बी डॉट डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। इसको आप नोट करें। 12th क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का लगभग मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, लेकिन इसका मान 10⁻⁻5 टेस्ला की कोटि का होता है। टेस्ला यूनिट है, एसआई यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, 10⁻⁻5 पॉइंट। तो हमारा 13 क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में इसे जरूर समझा होगा। हम यहाँ और समझने का प्रयास करते हैं। भौगोलिक यामोत्तर का मतलब होता है भौगोलिक उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को, जो हमारी पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं, भौगोलिक ज्योग्राफिकल, उनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो और इनसे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, यदि भौगोलिक उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को मिलाया जाए, मिलाने वाली रेखा हो और उसके ऊर्ध्वाधर एक तल की कल्पना की जाए, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, ये भौगोलिक यामोत्तर है, एक काल्पनिक तल जो कि भौगोलिक उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर होता है, जिसको हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो ये तो हुआ भौगोलिक यामोत्तर। और चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को पृथ्वी के अंदर एक काल्पनिक चुंबक माना गया है। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और इससे होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जो कि चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर होता है। इसे और समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक की हम कल्पना करें। पार्थिव चुंबकत्व तो है, भू चुंबकत्व तो है, पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है। हालांकि ये मैटर ऑफ रिसर्च है, अभी भी ये रिसर्च का विषय है। अभी भी वैज्ञानिक इसमें एक मत नहीं है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है। गिलबर्ट ने अपना मत दिया और भी वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन ये कन्फर्म है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है, तभी चुंबकीय जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और कई इसके एविडेंस हैं। यदि एक छड़ को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए और बहुत लंबे समय के बाद उसको निकाला जाए तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसका मतलब है पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है। तो पृथ्वी के चुंबक को में है क्या एक्चुअली में, कि जो पृथ्वी की चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की, ये मैग्नेट मान लिया हमने, तो इसका उत्तरी ध्रुव जो भौगोलिक उत्तर दिशा है, वहां इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। और जो भौगोलिक दक्षिण दिशा है वहां इसका क्या है, उत्तरी ध्रुव है। रेड से हम उत्तरी ध्रुव बताते हैं। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में है। और ये जो चुंबकीय सुई है, हमारी पृथ्वी पर जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो यहां ठहरती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण दिशा नहीं होती, वो किसी न किसी कोण पर उससे दूर रहती है, कोई ना कोई कोण उससे बनता है। वो होता है 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री। तो ये कहलाता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये तो हो गया हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण होता है। तो इससे होकर जाने वाला जो अक्ष है, ये जो भौगोलिक उत्तर है और ये भौगोलिक दक्षिण है, इससे होकर जाने वाला तल ये है, इसको हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। और इससे होकर जाने वाला ये चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल। इससे होकर जाने वाली रेखा ये चुंबकीय अक्ष है और इससे जाने वाला तल ये है, ये चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। एक बात और, चुंबकीय बल रेखाएं आप देख रहे हैं, हमारी जो बल रेखाएं चुंबक से खींचते हैं, इस आकृति में आपको उससे उल्टी दिख रही होंगी। ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं,
ये जो दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि इस मैग्नेट का उत्तर यहाँ है, इसलिए एक्चुअली में उत्तर से दक्षिण ही मानी गई है, लेकिन दिशा क्या है, भौगोलिक दिशा क्या है, वो दक्षिणी दिशा है, साउथ पोल है, ये यहाँ से उत्तर की तरफ जाती हैं। तो ये चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर होता है। ये एक हो गया ये चुंबकीय यामोत्तर, ये ऊर्ध्वाधर तल, और दूसरा ऊर्ध्वाधर तल जो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से जाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर बनाया गया, वो भौगोलिक यामोत्तर, और ये चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, भूचुंबकीय तत्व, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है। वो 3 तत्व कहलाते हैं भूचुंबकीय तत्व। कौन कौन से हैं? उनके नाम हैं दिक्पात या चुंबकीय दिक्पात, उसको हम कैपिटल डी या फाई से शो करते हैं। दिक्पात का कोण भी इसको कहते हैं। दूसरा नति, नमन कोण या आनति, आनति कोण, एनसीईआरटी में केवल आनति लिखा हुआ है, और इसको आई से शो करते हैं या थीटा से। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, क्षैतिज तीव्रता को कैपिटल एच से या एच सफिक्स ई से, ई फॉर अर्थ, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, और वी फॉर क्या होगा, वर्टिकल, तो एच ई से इसको शो करते हैं या एच से। तो ये 3 एलिमेंट हैं जिनसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 हमारा क्या है, दिक्पात या चुंबकीय दिक्पात। जो भूचुंबकीय तत्व हैं उनमें से ये पहला तत्व है, इसकी परिभाषा हमको देना है। तो अभी हमने पढ़ा चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं हम दिक्पात या दिक्पात का कोण या चुंबकीय दिक्पात। इसको डी से या कई किताबों में फाई से या अल्फा से शो किया जाता है। ये इस तरह का, अभी हमने दोनों मेरिडियन देखे थे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या दिक्पात का कोण कहते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में ये जो फाई कोण बन रहा है, इसी को हम कैपिटल डी भी कहते हैं, तो ये दिक्पात का कोण कहलाता है। कुल मिलाकर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण होता है उसको हम कहते हैं दिक्पात का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नमन कोण या नति कोण या आनति की परिभाषा दीजिए। किसी भी स्थान पर पृथ्वी की जो परिणामी तीव्रता होती है उसका क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, या स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। अलग अलग जगह का ये अलग अलग होता है। इसे आई से या थीटा से शो किया जाता है। हमारी बुक में ये आई है, इसको जनरली हम थीटा से शो करते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी सी रहती है, एक से लेटर नहीं रहते। चुंबकीय निरक्ष पर आई का मान यानी इस थीटा का मान, नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, और चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, 1 नंबर के प्रश्न में और खाली स्थान में इसमें पूछा जाता है। चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री और चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री। अब इसमें दोनों शब्द आए हैं, उसके मतलब समझ लीजिएगा। देखिए, एक स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाली चुंबकीय सुई जो कि घूम सकती है ऊर्ध्वाधर तल में, तो वो यदि उसका एक पृथ्वी का चक्कर लगाएं तो पृथ्वी पर वे स्थान जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज ठहर जाती है उसको कहते हैं चुंबकीय निरक्ष, और जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर ठहरती है उन स्थानों को कहते हैं चुंबकीय अक्ष। हम देखेंगे अभी। ये नमन कोण है, एक डायग्राम से समझते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा परिणामी तीव्रता की दिशा में ठहरती है। तो ये जो परिणामी तीव्रता है ये आई से हम शो कर रहे हैं। क्षैतिज घटक को कैपिटल एच से और ऊर्ध्वाधर घटक को कैपिटल भी से। तो एच और आई के बीच में जो कोण बनता है, परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको नमन कोण थीटा या आई कहते हैं। नमन कोण आई कहते हैं, एच ई, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट ये दो जेड है, वर्टिकल कंपोनेंट जेड है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम जनरली बी से शो करते हैं, तो इसको बी सफिक्स ई से शो किया गया है।
तो ये निरक्ष और ये हो गया। यहां एक डायग्राम से और हम समझ लेते हैं कि निरक्ष क्या होता है। देखिए चुंबकीय एस ध्रुव है और चुंबकीय ये एन ध्रुव है। यदि चुंबकीय सुई से को लेके हम पूरा चक्कर लगाएं तो यहां देखिए, यहां ये है इसका क्षैतिज तल, पृथ्वी का मान लीजिए तल है, ये चुंबकीय निरक्ष है। आप देख रहे हैं तो क्षैतिज क्या होगा, ये होगा। तो क्षैतिज पर चुंबकीय सुई इसके समानांतर हो गई, तो चुंबकीय निरक्ष पर इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या आएगा, 0। देखिए चुंबकीय निरक्ष पर आई का मान क्या है, 0 डिग्री है। तो ये चुंबकीय निरक्ष है, यहां पर चुंबकीय सुई और ये दोनों क्षैतिज हैं, ये पृथ्वी का तल है, तो यहां पर क्या आएगा, कोण 0। और देखिए यहां पर ये चुंबकीय ध्रुवों पर, ये चुंबकीय ध्रुव है, ये चुंबकीय एन ध्रुव और ये चुंबकीय एस ध्रुव। तो यहां देखिए ये सुई ऊर्ध्वाधर, ये हमारा पृथ्वी का तल हुआ, ये इसके ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाती है, तो यहां कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री और चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री होता है।